हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए द्विघात समीकरण पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आपके 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 में अध्याय 4 में दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द्विघात समीकरण जो है ये होता किस प्रकार का है। तो एक्चुअली स्टूडेंट, हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हुए हैं। तो उसके जो हमारे सामान्य रूप हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ x² का गुणांक वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और चूँकि बहुपद के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले की वीडियो में, तो एक बार आप उसे रिपीट कर लें तो ये बातें और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, बहुपद को जब हम 0 के बराबर कर दें तो वह समीकरण में बदल जाता है। तो चूँकि जब हम इस बहुपद को 0 के बराबर कर रहे हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा और कंडीशन हमारी वही रह जाएंगे कि a जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वह a, b, c हमेशा ही आपको वास्तविक होंगे, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन द्विघात समीकरण के साथ नहीं है। यहाँ a, b, c वास्तविक भी हो सकते हैं और अवास्तविक भी हो सकते हैं, जो आपको चर्चा में आगे समझ में आएगा। और इसके बारे में डिटेल आपको अगली कक्षा जब आप जाएंगे 11th में तो और भी बेहतर तरीके से बातें समझ में आएंगी कि अवास्तविक संख्याएं किस प्रकार की होती हैं। तो अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखें कि द्विघात बहुपद में जो हमारे गुणांक होंगे वह सिर्फ और सिर्फ वास्तविक होंगे, लेकिन द्विघात समीकरण में जो गुणांक हैं वह हमारा वास्तविक और अवास्तविक दोनों ही हो सकता है। तो स्टूडेंट, एक बात आप यहाँ ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो बेबीलोन वासी थे उन्होंने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था, ऐसा माना जाता है। और व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय जो है हम भारतीयों को ही जाता है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है, जिनमें से मुख्य हैं ब्रह्मगुप्त और श्रीधराचार्य। तो इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि आगे आपको श्रीधराचार्य से संबंधित एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। तो द्विघात समीकरण के बारे में आगे देखिए स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है जो मैंने ऊपर बताया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है x² का गुणांक वह कभी भी 0 नहीं हो सकता। और a, b, c जो है आपकी क्लास में के हिसाब से वो वास्तविक संख्याएं हमने अभी रखनी है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके बारे में और भी चर्चाएं आप अगली क्लास में करेंगे। जैसे ही 10th के बाद जाएंगे तो वो आगे की बातें हैं। फिलहाल आप यहाँ अभी ध्यान में रखें कि यहाँ a, b, c जो हमें अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है वो वास्तविक संख्याएं होंगी। और यहाँ जो x है वो जिसे हम चर कहते हैं, वेरिएबल अंग्रेजी में कहा जाता है, और इसकी घात हमारी 2 होंगी। और घात के अनुसार कुल हलों की संख्या, जिसे रूट्स भी आप कह सकते हो या 0 भी कह सकते हो, वह 2 होंगे। तो यहाँ तक बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पे हमें अभी कुछ प्रश्नों के जवाब देखने हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखें कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपके सामने में मैंने यहाँ रखा हुआ है। पहला उदाहरण कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। आपको ये गणित का सवाल, गणित के ये कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, इसको गणितीय रूप में हमें लिख करके बताना है। तो पहला क्या है स्टूडेंट, देखें, सीता और कमला के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें इसको गणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो मैंने माना है यहाँ कि माना कि सीता के कंचों की संख्या x है। सीता के कंचों की संख्या कितनी है, x है, और दोनों के पास जो है कुल 45 है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि कमला के कंचों की संख्या 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 45 है। तो जब आप जोड़ेंगे तो x और x कट जाएंगे, बच गया 45। तो अब देखिए स्टूडेंट कि सीता के पास 5 कंचे खो देने के बाद प्रश्न का जो अगला भाग है वो क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो जब ये 5-5 कंचे खो देते हैं तो ये देखें कि सीता के पास क्या हो जाएगा, जो 5 कंचे उसने खो दिए हैं तो वो x-5, और जो कमला के पास होगा 5 कंचे खोने के बाद वो 45 माइनस x-5, क्योंकि यह जो है ये सीता के कंचों की संख्या और ये हमारा कमला के कंचों की संख्या है। तो दोनों में से 5 अब सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हमारा क्या आएगा, सीता के पास इतना और कमला के पास जो है 45 माइनस x-5, तो इट बिकम्स 40 माइनस x। तो ये आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट प्रश्न के अनुसार उनका गुणनफल क्या आ जाएगा, x-5 इंटू 40 माइनस x। तो x-5 इंटू 40 माइनस x, इसको हमने सरल कर लिया यहाँ पे। तो आप ये देखें 40 इंटू एक्स 40x, फिर इस x से इसको गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन है, और -5 इंटू 40 200, और -5 इंटू माइनस x 5x।
तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये सरल होकर के स्टूडेंट इतने आ जाएंगे जो द्विघात समीकरण के रूप में है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ये गुणनफल है वह किसके बराबर है, वह 124 के बराबर है। तो 124 के बराबर है, हमने इसको राइट से लेफ्ट शिफ्ट करा और इसको हमने हल कर दिया। तो जो द्विघात समीकरण का रूप है वह x² - 45x + 324 बराबर 0 आया, जो दिए गए स्थिति के लिए द्विघात समीकरण है या होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें क्वेश्चंस को समझ करके पढ़ करके उसकी द्विघात समीकरण हमें बनानी है। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चंस देखें स्टूडेंट, तो आपको और भी क्लियर होगा और फिर आप अपने अध्याय में जो पहला चैप्टर है उसको आप बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, पहला कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, तो 750 रुपये है, रुपये थी। ध्यान से पढ़ें समझें स्टूडेंट। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है तो 55 में से जितने खिलौने आपने बनाए थे, मान लीजिए 10 ही बनाया, तो 55 में से 10 घटा दें तो 35, तो वो एक खिलौने का मूल्य है। तो प्रश्न के हिसाब से हम जब चलेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या कहा कि माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की जो लागत होगी वो क्या आ जाएगी, 55 - x, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी होगी, क्योंकि खिलौनों की संख्या x है और जो लागत है वो हमारा 55 - x है। तो कुल संख्या में यदि हम लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुल लागत आ जाएगा, निर्माण लागत। और निर्माण लागत प्रश्न के हिसाब से 750 दिया हुआ है, तो इसको मैंने 750 के बराबर कर दिया और इसको सरल किया। x इंटू 55 - x है, तो ये 55x और ये x इंटू एक्स x² बराबर 750। अब इस 750 को आप बाएं से दाएं लाएंगे तो जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बनेगा -x² + 55x - 750 बराबर 0, और माइनस कॉमन लेके आप देखें इसको तो ये x² - 55x + 750 बराबर 0। तो इस प्रकार से दिए गए कंडीशन जो हमारे थे, स्थिति थे, उसका जो द्विघात समीकरण बना वो हमारा x² - 55x + 750 बराबर 0 आ गया। तो ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आप फिर से इसको देखें, वीडियो को बार बार देखें, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जांच करें कि निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। जो आपको कुछ दिए हुए हैं इसको हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट जब भी हम चेक करेंगे तो द्विघात समीकरण के लिए, चूँकि घात 2 होता है, तो हमें यदि हल करके सरल करके यदि घात 2 आ जाए तो हम मानेंगे कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि मैं पहला और दूसरा हल कर दे रहा हूँ और तीसरा और चौथा आप खुद से हल कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं इसको ले रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, x - 2 का स्क्वायर + 1 बराबर 2x - 3। तो आप इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये a² मीन्स x² और 2 × 2 × x तो 4x और 2 का स्क्वायर 4 और +1 बराबर 2x - 3 आ जाएगा। आप इसको सरल कर लें तो सरल करने के बाद ये x² -4x, 4 और 1 5, 2x को हमने दाएं से बाएं रखा और ये -3 था, कि +3। और इसको जब हम हल करेंगे तो x² समान जात वाले जो हैं वो जुड़ जाएंगे, -4x - 2x -6x, 5 और 3 8 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट, इसका जो घात है वो 2 मिला, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न के अगले भाग को हम यदि ध्यान से देखें तो उसमें है, अगला जो प्रश्न है x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 × x - 2। तो देखें स्टूडेंट, x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 × x - 2, इसको आप सरल कर लें। x × x x² x × 1x और +8 बराबर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x², फिर ये आ जाएगा -2 × x -2x, फिर +2x और +2 और -2 तो -4। तो स्टूडेंट ये हमारे अपोजिट साइन है तो ये कट जाएंगे। तो जो हमारा आगे सरल होकर के आएगा x² + 8x x² + x + 8 बराबर x² - 4। अब इसे हल करेंगे स्टूडेंट, तो अब देखें यहाँ से इधर x² और बाईं साइड जो x² है ये दोनों ही कट जाएंगे, और जो हमें शेष बचेगा x + 4, और ये माइनस है तो इधर आकर के +4 बराबर 0, तो x + 12 बराबर आपको यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, इसके जो घात हैं वो हमारा घात 1 है, और चूँकि 1 घात वाले को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात नहीं कहेंगे, तो इसलिए यह हमारा द्विघात बहुपद नहीं है।
तो स्टूडेंट इसके आधार पे जो हमारे अध्याय में दिए गए चैप्टर्स हैं आप उनको बनाने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय करें और जो आपके बुक में क्वेश्चन एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।